हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। तो हरियाणा के आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए ये टॉपिक बहुत ही रेलेवेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ से हरियाणा के एग्ज़ाम्स में जैसे ग्रुप डी और सीईटी मेंस में हमेशा से 1 से 2 क्वेश्चन जो है यहाँ से देखने को मिला है। और पीवाईक्यू में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पिछले जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें। तो इसलिए ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे एग्ज़ाम्स के लिए। और आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे, मौर्य अम्पायर को। बेसिकली हम पढ़ेंगे हरियाणा में मौर्य का क्या रोल था, इन सब चीज़ों के बारे में हम आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो जो मौर्य अम्पायर था उसकी जो स्थापना है वो 321 BC ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, जो मगध के नंद वंश के जो शासक थे धनानंद, उसका अंत करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। यानी कि हुआ क्या था कि मगध में ना नंद वंश का शासन था। नंद वंश के जो शासक थे धनानंद, उनका शासन था। और कहा जाता है कि वो बहुत क्रूर शासक थे, बहुत टैक्स लेते थे जनता से और बहुत अत्याचार करते थे जो भी जनता थी मगध की वहाँ पर। तो इस क्रूरता को रोकने के लिए जो चंद्रगुप्त मौर्य है और जो कौटिल्य चाणक्य जी थे, इनके गुरु थे चंद्रगुप्त मौर्य के, इन दोनों ने एक नीति बनाई। और उस नीति के तहत धनानंद जो शासक था नंद वंश का, उसका अंत करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी सन 321 BC ईसा पूर्व में। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना तो हो गई थी। तो बात करते हैं इसकी राजधानी के बारे में। तो मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र की, जो वर्तमान में पटना शहर है। यानी जो बिहार का पटना है, जो बिहार की राजधानी पटना है, वही जो थी पाटलिपुत्र थी। जो मौर्य अम्पायर है वो भारत का पहला एकीकृत विशाल साम्राज्य बना। यानी कि बहुत बड़ी सेना हो गई थी मौर्य अम्पायर के पास, और जिससे ये बहुत ही बड़ी विशाल सेना कहलाई। और हम बात करते हैं हरियाणा में मौर्यों के बारे में। तो हरियाणा में मौर्य का जो मौर्य हैं उनका जो शासन था वो 322 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक रहा। यानी हरियाणा मौर्यों के अधीन 322 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक रहा था। जो चंद्रगुप्त के गुरु थे वो थे कौटिल्य चाणक्य, जिनकी मदद से इन्होंने क्या किया था, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त जो थे मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे, और इनके पुत्र थे बिंदुसार। और बिंदुसार के जो पुत्र थे वो थे अशोक। तो अशोक ने ना कलिंग युद्ध के बाद ना बौद्ध धर्म अपनाया था। यानी कि जो अशोक थे, राजा अशोक थे, उन्होंने क्या किया था, कलिंग युद्ध हुआ जब, तो कलिंग युद्ध के बाद ना तो बहुत सारी सेना जो है वो कुछ को बंदी बना लिया गया। वे युद्ध जीत तो गए थे, लेकिन असल में कहा जाता है कि अशोक ने ना इस युद्ध को हारा हुआ महसूस किया था, क्योंकि इस युद्ध को जीतने के बाद क्या हुआ था कि बहुत सारे जो थे सेना जो थी बंदी बना ली गई थी, और बहुत सेना जो थी वो मर चुकी थी मतलब। तो इससे क्या हुआ था, जो राजा अशोक थे उनको बहुत दुख हुआ, और उसके बाद उन्होंने क्या किया था, युद्ध को बंद करके, और उसके बाद उन्होंने कोई युद्ध नहीं किया था। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म को अपनाया था। यानी उन्होंने सत्य अहिंसा का रास्ता अपनाया था। और उसके बाद इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। और जो महाराजा अशोक थे, इन्होंने 16 महाजनपदों को जीता था, जिसमें से कलिंग भी एक महाजनपद था जिसको उन्होंने लास्ट में जीता था। राजा अशोक ने के शिलालेख और स्तंभ जो है उसकी उपलब्धियाँ कहलाई। जो बौद्ध धर्म था, जब कलिंग युद्ध के बाद राजा अशोक ने अपनाया था, तो उन्हें जो नीतियाँ, जो संगतियाँ सीखी थी, मतलब कि जो अच्छी बातें थी, जो उन्होंने कुछ भी उपदेश सीखे थे, उसको उन्होंने क्या किया, शिलालेखों पर लिख दिया और स्तंभ को वो बना दिए। यानी कुल मिलाकर जो राजा अशोक थे उन्होंने अच्छाई का रास्ता अपनाया था इस युद्ध के बाद। तो बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट की। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो संस्थापक थे मौर्य अम्पायर के, और इनके जो गुरु थे वो कौटिल्य थे चाणक्य। राजधानी पाटलिपुत्र थी। जो प्रमुख शासक है मौर्य अम्पायर के वो थे, फर्स्ट है चंद्रगुप्त, द्वितीय बिंदुसार, और नंबर लास्ट पे थे अशोक थे। और जो धर्म था बौद्ध धर्म अशोक ने अपनाया था। और इनके जो चंद्रगुप्त मौर्य था ना, इनके दरबार में ना यूनानी लेखक आए थे, मैगस्थनीज, जिन्होंने इंडिका जो पुस्तक है उसे लिखा था। और एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है अर्थशास्त्र, जिसकी जो रचना है वो कौटिल्य ने की थी। गुरु चाणक्य थे, उसने अर्थशास्त्र को लिखा था। तो जो इंडिका पुस्तक थी ये किसने लिखी, मैगस्थनीज ने लिखी। और ये क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिल सकता है। और अर्थशास्त्र ये तो कई बार पूछा भी गया है किसने लिखी, तो ये चाणक्य ने लिखी थी। और जो बौद्ध धर्म था वो अशोक ने अपनाया था, और जो जैन धर्म था वो चंद्रगुप्त ने अपनाया था। इन सबसे जो है वो क्वेश्चन देखने को मिलेगी हमारे आगामी एग्जाम्स में। अब बात करते हैं राजा बिंदुसार के बारे में। जो बिंदुसार थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे, और बिंदुसार का जो उपनाम था, इन्हें अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि अमित्रघात किस शासक का नाम था, तो वो बिंदुसार का नाम था। तो साम्राज्य का इन्होंने किया बहुत अधिक विस्तार किया, और इनका कार्यकाल जो है 298 ईसा पूर्व से लेकर 273 तक माना जाता है।
सम्राट अब पढ़ते हैं सम्राट अशोक के बारे में। चंद्रगुप्त अशोक का जो शासनकाल है वो थोड़ा सा ही था, मतलब उन्होंने कुछ ज़्यादा अचीव नहीं किया। उन्होंने बस साम्राज्य का अधिक विस्तार किया, सेना को बढ़ाया और अपनी जो साम्राज्य जनता थी साम्राज्य की उसकी अच्छे से सेवा की। पढ़ते हैं सम्राट अशोक के बारे में। तो जो अशोक के जो पिता थे वो बिंदुसार थे। जो सम्राट अशोक के जो पिता थे वो बिंदुसार थे और इन्होंने क्या किया था, जो हरियाणा के काफ़ी बड़े हिस्से को ना अपने संपदा के रूप में प्राप्त कर लिया था, यानी संपदा ने जीत लिया था। जो हरियाणा के काफ़ी बड़े बड़े हिस्से थे बिंदुसार ने। और चंद्रगुप्त मौर्य ने 8 महाजनपदों को जीता था। और जो शिक्षा थी इन्होंने जैन धर्म की ली थी। अशोक ने 16 महाजनपदों को जीता था और जो बौद्ध धर्म था वो अपनाया था राजा अशोक ने। और टोपरा अभिलेख राजा अशोक से संबंधित है। देखिए ये जो रेड डिब्बों में मैंने लिखा है ना, यहाँ से इसे ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा पेपर में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्ज़ाम्स के लिए। तो जो सम्राट अशोक थे उन्होंने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध को जीता था और उस युद्ध के बाद ना बौद्ध धर्म नीति को अपनाया था। उस नीति को बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद उन्होंने धम्म नीति को अपनाया था। ये दो प्रकार की नीति होती है, एक तो भैरी घोष और एक धम्म नीति। तो इन्होंने धम्म नीति को अपनाया था और उसके बाद इन्हें इसी नीति का जो है प्रचार किया। राजा अशोक ने ना शिलालेखों का निर्माण किया, स्तंभों का निर्माण किया था जो बाद में हमें अवशेषों के रूप में प्राप्त हुए, जिससे हमें विभिन्न जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं और जिससे हमारे जो क्वेश्चन हैं वो काफ़ी बनते हैं एग्ज़ाम्स के लिए। तो जो इम्पोर्टेंट है वो है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक यानी सारनाथ का अशोक स्तंभ। इन्हीं जो शिलालेखों और स्तंभों से लिया गया है। सारनाथ का अशोक स्तंभ जो हमारा जो फ्लैग है इंडियन फ्लैग है उसमें भी देखने को मिलता है। तो ये राजा अशोक का स्तंभ वहाँ शिलालेखों स्तंभों से लिया गया था। तो जो थानेसर था ना कुरुक्षेत्र को, जिसे हम पहले थानेसर भी कहते थे, तो अशोक ने तो थानेसर को ना अशोक का पैतृक राज्य माना गया है क्योंकि थानेसर में अशोक ने एक महत्वपूर्ण जो स्तूप था उसका निर्माण करवाया था जहाँ महात्मा बुद्ध के जो अवशेष रखे गए हैं। तो जो टोपरा अभिलेख है ये हरियाणा का सबसे प्राचीन अभिलेख है। टोपरा अभिलेख हरियाणा में ना यमुनानगर जिले में स्थित है और ये टोपरा अभिलेख राजा अशोक से संबंधित हैं। और ये जो टोपरा अभिलेख है हरियाणा के यमुनानगर में स्थित है। और जो टोपरा अभिलेख था 1753 में ना जो फिरोज शाह तुगलक था इस अभिलेख को दिल्ली ले गया था। तो ये हरियाणा का सबसे प्राचीन अभिलेख है। तो जो ग्रांड ट्रक रोड है ना जिसे हम जीटी रोड भी कहते हैं उसका निर्माण ना कहते हैं कि शेर शाह सूरी ने करवाया था, लेकिन उससे पहले ना इसका निर्माण जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। लेकिन उस समय इस रोड को ना उत्तरापथ के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो अब तो जो मौर्य अम्पायर था, मौर्य अम्पायर के बाद जो हरियाणा है वो छोटे छोटे गणराज्यों में विभाजित हो गया। और जो मौर्य की पत्नी के बाद हरियाणा में जो सबसे बड़ा गणराज्य था योध्या गणराज्य उसका उदय हुआ। तो मौर्य अम्पायर के बाद ना योध्या गणराज्य था इसका उदय हुआ और इसने जो है शासन किया। कब से कब तक किया ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और आज का टॉपिक मौर्य अम्पायर था तो हमने इसे कवर किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। और हाँ, अगर इसमें कुछ भी रह गया हो पढ़ना, वैसे तो मैंने इसे हरियाणा के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया है तो हरियाणा के एग्ज़ाम्स के लिए ये इम्पोर्टेंट रहेगा। और अगर कुछ भी इसमें मिस हो गया हो तो प्लीज़ आई एम सॉरी टू से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।